सर्दियां हर साल आती थीं, लेकिन उस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर नहीं, इंसान की उम्मीद, हौसले और आत्मसम्मान तक को जमा देती है। आसमान से गिरती बर्फ रुई की तरह मुलायम नहीं थी, बल्कि कांच के टुकड़ों की तरह चेहरे और हाथों को चीरती चली जा रही थी। गांव के पक्के मकानों में लोग रजाइयों के अंदर दुबके थे। अंगीठियां जल रही थीं, लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जो हर हवा के झोंके पर मानो गिर ही जाएगी। यह झोपड़ी थी आरव की। गरीबी इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई थी, वह तो बरसों से यहीं की रहने वाली थी। आरव के पास न पूरा कपड़ा था, न पेट भरने को अनाज। वह अपने हाथ रगड़ता रहा कि शायद थोड़ी सी गर्मी खुद ही पैदा कर ले। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, क्या गरीब पैदा होना सबसे बड़ा अपराध है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठिठुरना और अपमान ही लिखा है? और आरव ने यह शिकायत भगवान को करके सो गया। अपनी फटी कमल ओढ़कर फिर अगली सुबह हुई, लेकिन सूरज भी मानो ठंड से डर गया हो। खेत बर्फ से ढके थे, काम का नामो निशान नहीं था। आरव झोपड़ी के बाहर बैठा था कि तभी धुंध के बीच एक बुजुर्ग दिखाई दिया। वह थे धर्मवीर चाचा। चाचा पास आए और बोले, क्या बेटा आरव? क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं गए? आरव फूट पड़ा और बोला, चाचा, इस ठंड में काम ही नहीं है, और जिसके पास काम नहीं, उसके शरीर में गर्मी कहां से आएगी? ये ठंड मेरी जान ले लेगी। चाचा। धर्मवीर चाचा ने कठोर लेकिन सच्ची नजर से देखा और बोला, बेटा, कायर लोग अपनी हार को किस्मत कहकर छुपाते हैं। मेहनत से डरने वालों के लिए ठंड, भूख और गरीबी हमेशा बहाना बन जाती है। उन्होंने झोपड़ी की दीवार पर हाथ रखा और बोले, तेरे दादा ने यह घर मेहनत से बनाया था। तेरे पिता ने सोचा भगवान सब कर देगा। आज नतीजा सामने है। अगर तू आज भी बैठा रहा तो ठंड तुझे मारेगी नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती रहेगी। तो मैं करूं क्या? दुनिया में निकल, और अगर तू इस घर को फिर से खड़ा कर ले तो मैं तेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और आरव चाचा की यह बात सुनकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगमगाई। उसने अगले ही दिन से सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, उसने अपनी बेबसी भी छोड़ दी। वह कस्बों में गया, कभी बोरे उठाए, कभी ईंट भट्टों पर काम किया। हाथों में छाले पड़े, पैरों से खून निकला, लेकिन उसने एक दिन भी हार नहीं मानी। महीने बीत गए, बसंत आया। आरव ने अपने हाथों से झोपड़ी को घर बना दिया। छत पक्की की, दीवारें मजबूत की, अनाज जमा किया। वह ठंड को हरा चुका था। फिर आरव को याद आया कि चाचा ने उसकी शादी की बात की थी। तो आरव चाचा के पास चला जाता है और आरव चाचा से कहता है, देखिए चाचा, मैंने अपनी मेहनत से कच्चे मकान से पक्का मकान भी बना लिया है, और आपने मुझसे जो कहा था वह पूरा कर दिखाया है। मैंने अब आपको अपना वादा याद है ना चाचा? हाँ बेटे, आरव जान जाए पर वचन न जाए। अपने ही गांव के एक जमींदार है, उनकी लड़की अभी तक कुंवारी है। तू चल मेरे साथ, तेरे रिश्ते की बात करके आते हैं। और ये कहने के बाद धर्मवीर चाचा और आरव दोनों निकल पड़ते हैं जमींदार के घर की तरफ। और जाते ही धर्मवीर चाचा जमींदार से कहते हैं, जमींदार साहब नमस्कार। अरे आओ धर्मवीर, कैसे हो? धर्मवीर, और कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मैं आपकी लड़की के रिश्ते के लिए आया हूँ। यह मेरे साथ, इस लड़के का नाम आरव है, और यह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। यह बहुत बड़ी आसामी है। इसके पास अपने ही गांव में 100 बीघा जमीन है और एक पक्का मकान है। इस लड़के से आपकी लड़की की अगर आप शादी करते हो तो आपकी लड़की को यह लड़का रानी बनाकर रखेगा। और यह कहने के बाद में ठाकुर साहब सोचने लगते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, एक अलग ही चमक थी। और फिर वह बोलते हैं, अरे वाह धर्मवीर, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लाए हो। इससे अच्छा लड़का तो हमें मिल ही नहीं सकता, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो और पक्का मकान हो। धर्मवीर, तुम बैठो, मैं आपके लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। और यह कहने के बाद में ठाकुर साहब अंदर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, सुनती हो, बार अपना धर्मवीर आया है और बहुत अच्छा रिश्ता लाया है। लड़के के पास एक अच्छा मकान है और गांव में 100 बीघा जमीन भी है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन आप पता तो करें कि लड़के के पास सच में 100 बीघा जमीन है। वो मैं कैसे पता करूं? आप ऐसा करें, धर्मवीर से जाकर कहें कि वह आपकी 100 बीघा की जमीन के कागज दिखा दो, तो मुझे यकीन हो जाए। और मेरा इतना हक तो बनता ही है कि मैं लड़के की जमीन के कागज चेक कर सकता हूँ।
और यह सुनने के बाद में ठाकुर साहब धर्मवीर के पास जाते हैं और कहते हैं, धर्मवीर जी लड़के की, आप मुझे 100 बीघा जमीन के कागज दिखा दे तो मुझे यकीन हो जाए, फिर अपन शादी की तारीख फिक्स कर लेंगे। और ठाकुर साहब के मुंह से यह बात सुनने के बाद धर्मवीर चाचा के माथे पर पसीना चमक आता है। इतनी ठंड होने के बाद में भी फिर धर्मवीर बोलता है, वह इसने जमीन के कागज अभी नया नया घर बनाया था, इसलिए इसको मिल नहीं रहे हैं। जैसे ही मिलते हैं हम आपको दिखा देंगे। झूठ धर्मवीर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे ठगने आए थे। 100 बीघा जमीन का लालच दिखाकर तुम दोनों झूठे हो। निकल जाओ मेरे घर से। और यह बात सुनकर धर्मवीर चाचा बड़े घबरा जाते हैं और आरव को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है। तो आरव कहता है धीमी आवाज में, हाँ ठाकुर साहब, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पक्का मकान है जो मैंने अपनी मेहनत से कच्चे मकान से उसको पक्का बनाया है। और मैं वादा करता हूँ आपकी लड़की को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम दोनों झूठे और तुम एक मजदूर हो। मजदूरी के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते और मजदूरी करके तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। अब आप अपने पैरों से निकल जाओ इस घर से, वरना ऐसा ना हो कि मैं धक्के मार के आप दोनों को बाहर निकालूं। और ठाकुर साहब के मुंह से यह बात सुनकर धर्मवीर चाचा और आरव दोनों घर से निकल जाते हैं और यह बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। और गांव के रास्ते पर बैठे 2 लोग आरव का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अरे ये जा रहा है गांव के सबसे बड़ा रईस आदमी। हा हा हा। अरे सुरेश, ऐसा मत बोल, अब ये ठाकुर साहब के दामाद हैं। हाँ हाँ हाँ। और इनका मजाक आरव को तीर की तरह आरव के दिल में चुभ जाता है। आरव को नहीं तो रात को नींद आती है और ना इसको सुकून मिलता है। अब आरव का गांव में मन ही नहीं लगता। उसका दिल बड़ा ही बेचैन था। उसको उस घर में भी अच्छा नहीं लगता जिसको उसने अपनी बड़ी मेहनत से बनाया था। अब आरव ने यह सोच लिया, कल सुबह होते ही मैं यह गांव और यह घर दोनों ही छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा और कभी भी इस गांव में नहीं आऊंगा। और अगली सुबह होते ही आरव अपने घर को और अपने गांव को छोड़कर कहीं चला जाता है और उसको यह भी पता नहीं होता कि उसको जाना कहां पर है। बस वह जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। चलते चलते उसको रात हो जाती है। अब आरव को भूख भी बड़ी तेज की लग रही थी और ठंड का टाइम भी इतना था कि उसको ठंड भी बहुत लग रही थी। अब आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या, रात कहाँ निकले और क्या खाएं। तभी उसको दूर एक रोशनी जगमगाती हुई दिखाई दी। आरव दौड़ के उस रोशनी के पास जाता है तो देख आता है कि एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, कौन है भाई, क्या चाहिए तुझे? तू कहीं चोर तो नहीं है? नहीं माजी, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो मजदूर हूं और मजदूरी करता हूं। मैं शहर जा रहा था काम की तलाश में और चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? माझी, रात बहुत हो गई है और ठंड भी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब और नहीं चल सकता। अगर मैं इस ठंड में और चला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मुझे भूख भी लगी है। और आरव की यह बात सुनने के बाद में बुढ़िया ने आरव को देखा। आरव की बातों में सच्चाई और उसके चेहरे पर छलकती हुई भूख बुढ़िया को साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी बुढ़िया एक बोली, चलो बेटा, पास ही में मेरा घर, आओ मेरे पीछे पीछे बेटा। और यह कहने के बाद में बुढ़िया आगे आगे चलती रही और आरव उसके पीछे पीछे चला रहा। और फिर एक घने जंगल के बीच में एक टूटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया झोपड़ी के पास पहुंची वैसे ही झोपड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर आई। उसका नाम नैना था और वह लड़की बुढ़िया की थी। बुढ़िया और वह लड़की दोनों ही अकेले ही झोपड़ी में जंगल के बीच में रहती थी। आरव को समझ में नहीं आया कि जंगल के बीच में झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर बुढ़िया और एक लड़की कैसे रह सकती है। आरव को यह पता नहीं था कि इसके बाद उसकी किस्मत बदलने वाली है। फिर नैना ने बोला, अम्मा ये कौन है? यह एक मुसाफिर है और यह काम की तलाश में कहीं जा रहा था। रात घनी हो गई थी और ठंड भी इतनी बढ़ चुकी है। इसने आज रात के लिए रहने की जगह मांगी है और इसको भूख भी लगी है। हाँ माँ, आपने सही किया, वरना इस ठंड में ये जिंदा नहीं रह पाते। और यह कहकर के वह तीनों ही अंदर चले जाते हैं और बुढ़िया और नैना आरव को खाना परोसती है। अब आरव खाना खाकर सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आरव बोलता है, अरे सुबह हो गई,
मैं तो लेट हो गया, मुझे तो जल्दी से निकलना होगा। तभी आरव वहां से निकलता है और गेट पर नैना खड़ी रहती है। तो आरव बोलता है, आप साइड में हटिए, मुझे जाना है। फिर नैना बोलती है, आप नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हटिया, मुझे जाना है। नहीं, आप नहीं जा सकते। तभी वहां पर गुड़िया आ जाती है अपनी गाय का दूध निकालने के बाद और आरव से कहती है, हाँ बेटा आरव, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब तुझे काम भी करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ बेटा। हम कोई आम इंसान नहीं है। मैं यहाँ के बहुत बड़े जमींदार की पत्नी हूँ। मेरे पति जमींदार ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी उनकी पत्नी ने हमारे लिए उसको भड़का दिया और उसने हमको घर से निकाल दिया। अभी उसकी पत्नी ने हमारे पति जमींदार को जहर देकर मार दिया और यह बात पता लग गई जमींदार के सैनिकों को, तो उसको अभी फांसी की सजा हुई है। और मेरे पति जमींदार ने मरने से पहले यह लिखकर कहा था, अगर मेरी पहली पत्नी जिंदा रही और उसकी बेटी नैना इस धरती पर जिंदा रही तो मेरी सारी जायदाद उसको मिलनी चाहिए। तो कल मेरे नौकर बगी लेकर आएंगे और वह हमको यहाँ से लेकर जाएंगे। और नैना ने रात को सपना देखा था। उसने देखा था कि उसने आपको अपना पति मान लिया है। तो अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है बेटा। कल मेरा नौकर आएगा, बगी लेकर हम चलेंगे उसके साथ। गरीबी में भी ईमानदार रहे, वही असली राजा होता है। जिस आरव को कल तक मजदूर कहा गया, आज वही एक रियासत का स्वामी बना। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और जिसने उसका अपमान किया वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सके। कहानी की सीख मेहनत देर से सही, फल जरूर देती है। झूठ रास्ता छोटा करता है। मंजिल नहीं बुरा, वक्त अक्सर अच्छे भविष्य की तैयारी होता है।